गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो गाइस, वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। इंश्योरेंस सेक्टर यानी हम लोग बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। हम लोग बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं वहाँ, और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और क्या लग रहा है फ्यूचर। क्योंकि आप देखें तो पीछे कुछ टाइम से ना डिसेंट सा रिटर्न है। एक काम करता हूँ, मैं आपको स्क्रीनर दिखा देता हूँ। तो अगर हम लोग बात करें कि किस तरह का रिजल्ट रहा है अभी तक, जैसे ये इंश्योरेंस कंपनी का मैं आपको बताऊं रिटर्न कैसा है। पिछले 3 साल का रिटर्न देखिए। लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी का 6-7% है सिर्फ, एसबीआई का 16% है, एचडीएफसी का 10 है, प्रूडेंशियल लाइफ का 12 है, मैक्स का अच्छा है। लेकिन ओवरऑल नो इतना ग्रेट रिटर्न नहीं है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। ऑलमोस्ट नो कभी कभी तो मार्केट से नीचे रिटर्न दिया है, तो उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है इंश्योरेंस कंपनी ने। और मैं खास करके लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस की अगर आप देखें तो ओवरऑल डिसेंट सा रिटर्न है। अब अगर हम लोग जनरल इंश्योरेंस का रिटर्न देखें तो कंपेरेटिवली अच्छा है। अगर आप देखें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 16 है, जनरल का 30% है, तो न्यू इंडिया का 11 है। तो वहाँ ठीक ठाक रिटर्न दिख रहा है अपने को। ऑफ कोर्स वी हैव टू सी कंपनी टू कंपनी। अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से क्या लग रहा है, क्योंकि ये साल इतना जनरल इंश्योरेंस के लिए तो ये अच्छा नहीं रहा है, 1 साल का रिटर्न। और अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की भी बात करें तो वहाँ अच्छा है। अगर एसबीआई देखे 41% से, एचडीएफसी 22% से बड़ा है, मैक्स 52 से बड़ा है। अब यहाँ से कौन से इंश्योरेंस कंपनी ग्रो होगी वो हमें थोड़ा देखना है, और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक लंबा ट्रेंड है, ये एक मेगा ट्रेंड है। और मेगा ट्रेंड में हमेशा ना आपको लंबे समय तक रखते हो तो एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है, आगे जाके बढ़ेगा। लेकिन सभी कंपनी नहीं बढ़ेगी, कुछ कंपनियां बढ़ेगी। तो किस तरह से इवेल्युएट करना है वो देखेंगे। आगे जाने से पहले गाइस, यहाँ जो भी बातें की जा रही है वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन ही है के लिए है। यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके एंड से। हम रिकमेंडेशन हमारे सर्विस में देते हैं, जो आप www.catapan.in में जाके देख सकते हो। जो हमारे पैकेजेस होते हैं वो आप देख सकते हो। और यहाँ गाइस प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, और आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। होप मेरी आवाज सुनाई दे रही है। देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कोई भी क्वेश्चन है जरूर लिखेगा, आई डू आंसर दैट क्वेश्चंस। तो चलिए बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में। तो इंश्योरेंस कंपनी देखो, एक थोड़ा टेक्निकल एक्सपेक्ट है यहाँ, कि ये नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या सर्विस इंडस्ट्री जैसा नहीं है। इसका इवैल्यूएशन जब आप करते हो, जिस तरह से आप इसको चेक करते हो, वो थोड़ा अलग एंगल से आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी देख लो। कुछ कुछ इनके जो मैट्रिक्स होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये सेशन में थोड़ा मैं एजुकेशनल टाइप भी रहेगा। ऑफ कोर्स मैं कंपनी के बारे में बात करूंगा, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो वो थोड़ा आप बैठ कीजिएगा, लेकिन इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसे मैंने बोला इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, तो इंश्योरेंस कंपनी में जो जो मैट्रिक्स आपको देखते हैं वो एक के बाद एक डिसाइड करते हैं, दिखते हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं कि भाई इन लोगों ने किस तरह से सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है ओवर द इयर्स। तो अगर हम लोग बात करें कि सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से बढ़ा है पिछले 3 साल का, तो देखो लाइफ इंश्योरेंस का सिर्फ 7% से, एसबीआई का 12%, 11%, यानी इनका रेवेन्यू जंप जो होता है ओवरऑल वो उतना खास नहीं है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑफ कोर्स एलआईसी की बड़ी है, लेकिन उसका क्या हुआ है, डी डी रेटिंग हो रही है, उसका पी रेशियो कम हो रहा है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। प्रॉफिटेबिलिटी में एसबीआई और एचडीएफसी का और प्रू का, आईसीआईसीआई प्रू का थोड़ा डिसेंट रिटर्न है। तो यहाँ अगर हम लोग आईसीआईसीआई की लोम्बार्ड की बात करें या उस तरह की बात करें ना, तो उसमें भी देखिए तो एक डिसेंट सा रिटर्न है, लेकिन सेल्स में जंप है। इवन आई थिंक गो डिजिट का बहुत अच्छा है, गो डिजिट बहुत ही फेमस हुआ है। स्टार हेल्थ का 14% है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कंपेरेटिवली अच्छा ग्रो कर रहा है। तो मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं पहले शेयर कर लेता हूँ, जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को देखते हो। तो ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको ध्यान में रखने। ओके, तो एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। सो पहले हम आता है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। इसके लिए ना मैं बोल रहा हूँ कि स्किनर से ज्यादा आपको तिजोरी फाइनेंस अच्छा रहेगा। क्योंकि तिजोरी फाइनेंस में क्या होता है कि उसमें ये सब पैरामीटर्स अच्छे दिए, स्किनर में नॉर्मली सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी यही दी वही दिया होगा। तो आई थिंक बेटर है कि आप
जब इंश्योरेंस कंपनी इवेल्युएट करते हो तब तिजोरी फाइनेंस यूज करिए। तो वीएनबी, अब वीएनबी मार्जिन क्या होता है, देखो मुझे एक एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसके हेल्थ के सॉरी लाइफ के, हेल्थ के और जनरल इंश्योरेंस तीनों के कॉन्सेप्ट थोड़े अलग अलग है, तो मुझे एक एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा बेयर कीजिएगा, लेकिन शांति से बहुत ही ध्यान से सुनिएगा अगर आपको रियली में इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो। ये सब चीजें जो हम भी देखते हैं जब हमें इन्वेस्ट करता है हमारे क्लाइंट्स का, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं और मेरी रिसर्च टीम ये सब पैरामीटर्स देखते हैं। बाय द वे, जैसे मैंने बोला, आप नो यू कैन गो एंड चेक अवर वेबसाइट www.catapan.in, और आप देखिए यहाँ मेंबरशिप है और वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप जरूर अवेल कर सकते हैं। और बाय द वे, आप लोग मुझे यूट्यूब में फॉलो नहीं करें तो जरूर कीजिएगा। वहाँ हम लोग का कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब में, डेंजर्स है बियर्स इन द चैट बॉक्स, काफी सारे वीडियोस में डालता हूँ। आज जैसे ये ट्रेंड का है, सीमेंस का है, टे डिक्सन में काफी सारे स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ। ये कुछ टीवी के वीडियोस है, जो एनडीटीवी है और या मनी नाइन हो या सीएनबीसी में रेगुलरली आता हूँ, तो वो भी कुछ वीडियोस है, वो आप देख सकते हो आप। ठीक है, तो जरूर देखिएगा, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। टॉकिंग अबाउट नो लाइफ इंश्योरेंस, तो वीएनबी जैसे मैंने बोला वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस क्या होता है कि देखो इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, जैसे जो नए नए कस्टमर आते हैं, ठीक है, और वो कस्टमर आते हैं और उसमें कितना मार्जिन मिलता है, यानी नेक्स्ट 2 साल, जैसे समझ लो कि आप एक कोचिंग क्लास रन कर रहे हो, ठीक है, तो 10,000 रुपये फी होती है एक बंदे की। ठीक है, लेकिन आपकी 10,000 रियल प्रॉफिट तो नहीं है ना, उसमें से आप अपना कहते हैं ना कि सपोर्ट कॉस्ट निकालते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ये वो रिफंड भी कभी होता है। और समझ लो आपने 2,500 रुपये कमाए वो बंदे से। ठीक है, तो वो 2,500 जो है वो है प्रॉफिट वैल्यू, वो है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। ओके, तो जैसे अभी समझ लो इंश्योरेंस कंपनी नया बिजनेस करती है, समझ लो 100 रुपीज का नया बिजनेस करती है, और उसमें से वो में भी 24 रुपए कमाती है। ठीक है, तो वो जो 24 रुपए है वो है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। ओके, और वो किस तरह से ग्रो हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी किया है कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का जो मार्जिन है वो 24 से अगर 28% के बीच में है तो वो अच्छा पैरामीटर है वो कंपनी के लिए। अभी अगर आप यहाँ, जैसे मैंने बोला कि यहाँ देखो ये वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यहाँ से आपको मिल सकता है तिजोरी फाइनेंस में। इसमें देखो मैंने ऑलरेडी कंपनियां सिलेक्ट की, HDFC, SBI, ICICI प्रू। आप बोलोगे तो अपन व्हाट अबाउट LIC, देखो लाइफ इंश्योरेंस भी मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी बड़ी है ना कि थोड़ा ऊपर आ जाता है। जैसे मैं एम्बेडेड वैल्यू देखता हूँ ना, तो देखो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कहाँ है और बाकी सब कंपनी, क्योंकि ये कंपनी है ना बाकी सब कंपनी से 10 गुना बड़ी है। तो कुछ कुछ पैरामीटर में रखूंगा, कुछ पैरामीटर में नहीं रखूंगा। जैसे वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में अगर आप देखिए, तो अगर आप देखिए तो SBI लाइफ का 27% है, जो बहुत अच्छा है मार्जिन। इसका 24%, HDFC का, ICICI का 24 है, और LIC का सिर्फ 16 है। यानी LIC का एक्सपेंस, यानी उसका मार्जिन जो नए बिजनेस से आ रहा है वो कंपेरेटिवली काफी कम है कंपेयर टू अदर कहते हैं ना प्लेयर्स। तो वो चीज आपको देखनी है, ये जितना ज्यादा होगा वो अच्छा है। ठीक है, दूसरा हम लोग को एक पॉइंट जो मैंने बताया वो है एपीई ग्रोथ। एपीई ग्रोथ यानी क्या होता है, एन्युलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट। ओके, यानी जो आप प्रीमियम चार्ज करते हो, यानी कोई कस्टमर आपके पास आता है और वो इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करता है, वो सिंगल प्रीमियम भी हो सकता है, ये वन टाइम पेमेंट, और रेगुलर प्रीमियम यानी हर साल वो पे करे। यानी कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा कहता है कि ठीक है ये 5 लाख की प्रीमियम ले लो और मुझे 20 साल की पॉलिसी देता हूँ, एक साथ वन टाइम पेमेंट करता है। और एक होता है जो साल बाय साल प्रीमियम पे करता है, तो उसके जो टोटल जो प्रीमियम होता है उसका अगर साल बाय साल करता है तो आपको उसको वो इक्विटी कॉस्ट से आपको डिस्काउंट करके अभी के वैल्यू पे लाना पड़ता है। लेकिन वो जो ग्रोथ होता है, वो प्रीमियम का जो ग्रोथ होता है, उसे एपीई ग्रोथ कहते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट। यानी इनडायरेक्टली आप जब सेल्स करते हैं तो आपको कितना वैल्यू मिलता है ना, वही है एपीए ग्रोथ। इनडायरेक्टली LIC के लिए वो हुआ, तो वो कुछ आपका 12 से 18% के बीच में होगा, तो वो अच्छा है। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी में जो पैरामीटर्स है अलग होते हैं, नाम अलग होता है। तो जैसे अपने में सेल्स होते हैं, वहां यहाँ एपीई होता है। ओके, गॉट इट। तो क्या एपीई क्या होता है, एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट। ओके गाइस, आई नो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मेरे साथ रहिए गाइस, दैट्स व्हाई मैंने मैट्रिक्स ऑलरेडी आपको वापस मैं दे रहा हूँ।
ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आप थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, आर यू विथ मी गाइस? देन जस्ट डब्ल्यू फॉर यू विथ यू इन द चैट बुक, डब्ल्यू फॉर विथ यू इन द चैट बुक। थोड़ा पेशेंस रखना है इसमें। ठीक है, और एक जो मैं बात कर रहा हूं, और वो है परसिस्टेंट रेशियो, परसिस्टेंसी रेशियो। अब वो क्या है? देखिए, आप समझो, जैसे एसआईपी में होता है, आपने 1,000 रुपए की एसआईपी की है, ठीक है? तो 1,000 रुपए की एसआईपी की है, तो वो आप रिन्यू करते जाते हो, यानी हर मंथ आपके डेबिट होते जाता है। वैसे जो प्रीमियम होता है वो शायद क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, वो आपका बेसिकली क्या होता है कि वो डेबिट होता है। तो कितना डेबिट हो रहा है, यानी कोई बीच में तोड़ नहीं रहा है ना, एसआईपी जैसे तोड़ देते हैं हम लोग, वैसे ही इंश्योरेंस में कोई तोड़ नहीं दे रहा है ना, तो वो है परसिस्टेंस रेशियो। सिंपल एज दैट। अभी 13th और 60th ऐसा होता है, तो इसमें मैं बताता हूँ आपको। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस तो मैंने बताया आपको, ठीक है। और दूसरा मैंने जैसे बोला परसिस्टेंसी रेशियो, ये रहा। देखिए, दो तरह के रेशियो होता है, एक होता है 13 मंथ रेशियो और एक होता है 61st मंथ रेशियो। 13 मंथ रेशियो क्या होता है कि 13 महीने तक कौन पे कर रहा है कस्टमर, ठीक है, उसे कहते हैं 13th मंथ परसिस्टेंट रेशियो। और होता है 60 मंथ, यानी 5 साल तक कौन बंदा पे करते जा रहा है। ओके, सो 13 मंथ एंड 61 मंथ, तो ये आपको यहां से मिलेगा। तो देखिए, 13 मंथ का रेशियो हमेशा ऑन अ हायर साइड होगा। देखिए, ये 85%, 84%, 82% आप सब देख रहे हो यहाँ। ठीक है, अगर मैं LIC का ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, सिस्टम। हाँ, तो LIC का भी अगर आप देख ले, ओके, तो LIC का भी ऑलमोस्ट 68 है, तो LIC में कम हो रहा है, बाकी सब में ज्यादा हो रहा है। और 61 मंथ का अगर हम लोग लेते हैं, तो वो थोड़ा कम होगा 13 मंथ से, कंपेरेटिवली कम, क्योंकि जैसे जैसे लंबा होता है कुछ लोग फिर उसको रिन्यू नहीं करते। ओके, तो वो 61 मंथ का हो जाता है, तो उसमें रेशियो कम होता है, ये देखना जरूरी है। जिसका जितना हायर, जैसे यहाँ HDFC लाइफ देखो तो 62% है, तो बहुत अच्छा है, यानी वो पॉलिसी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। गॉट इट? तो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड ऑन द परसिस्टेंट रेशियो। अभी आप बोलोगे तपन कितना होना चाहिए, तो 60, यानी ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, 5 साल में ये 60% के अबाव हो, तो वो कंपनी के लिए अच्छा है। क्लियर? अब आता है एम्बेडेड वैल्यू, ROE, यानी रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू। पहले तो एम्बेडेड वैल्यू क्या होता है? देखिए, एम्बेडेड वैल्यू क्या हुआ आपका, बेसिकली नेटवर्थ, जैसे कंपनी का जो नेटवर्थ होता है ना, वो हुआ प्लस फ्यूचर प्रॉफिट वैल्यू। यानी देखो, इंश्योरेंस एक अलग टाइप का बिजनेस है कि भाई आपका अभी का जो नेटवर्थ है उसके ऊपर आप फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाओगे, जो प्रीमियम कलेक्ट करोगे और कॉस्ट निकाल के फिर आपका कितना बचता है, तो वो है एम्बेडेड वैल्यू। सो नेटवर्क प्लस फ्यूचर प्रॉफिट वैल्यू। अभी रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू क्या होता है कि वो बेसिकली देखता है कि किस तरह से ग्रो हो रहा है ये। ओके, तो अगर ROE देखे तो ऑलमोस्ट आपको 13% से ज्यादा हर साल, अगर इसकी नेटवर्थ बढ़ रही है, यानी एम्बेडेड वैल्यू, नेटवर्थ प्लस फ्यूचर प्रॉफिट, तो वो अच्छा सिग्नल है। सो अराउंड 13% के आसपास वो अगर ग्रो हो रहा है तो बेटर है। अभी यहाँ एम्बेडेड वैल्यू देखिए, ये देखो, लाइफ इंश्योरेंस का तो ऑलमोस्ट कितना है, एक 8,13,230 करोड़, जबकि SBI का 76,000 है, HDFC लाइफ का 59,000 है, यानी इतना बड़ा वैल्यू है एम्बेडेड वैल्यू LIC का। तो उसका मतलब वो अच्छी कंपनी ऐसा नहीं है। ग्रोथ कितना है, हर साल ग्रोथ कितना है? अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ दिया नहीं गया है ग्रोथ कितना है। ग्रोथ आपको ROE से मिलेगा, वो 13% से ज्यादा होगा, तो वो कंपनी के लिए काफी अच्छा है। गॉट इट गाइस? ठीक है, एनी क्वेश्चन तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। आई नो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन एम्बेडेड वैल्यू एक तरह का नेटवर्थ हो गया इंश्योरेंस कंपनी के लिए। दूसरा एक होता है सॉल्वेंसी रेशियो। अब सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो यानी क्या इनके पास इनफ पैसे है अगर क्लेम्स आए तो। ओके, सो अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे, तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल, पहले तो मैं आप समझ लो सॉल्वेंसी रेशियो क्या है।
सॉल्वेंसी रेशियो वही है कि भाई अगर इनफ कैपिटल, अगर अगर कुछ बाढ़ आ गई, या कोरोना एक आ गया, उसमें बहुत सारी डेथ हो गई, तो उसके वजह से आपको काफी पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो क्या उनके पास इनफ है पैसे वो पे करने के लिए कि नहीं? तो जितना हायर होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा हो। तो सॉल्वेंसी रेशियो कितना होना चाहिए? 1.5 टाइम्स। आईआरडीए बोल रहा है कि इतना होना चाहिए। ठीक है, यानी जितना क्लेम हो उतना 1.5 टाइम्स आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट। 1.8 टाइम्स होता है तो कंफर्टेबल पोजीशन है। क्लियर? तो मिनिमम 1.5 टाइम्स आपका लायबिलिटी से ज्यादा आपके एसेट होने चाहिए जिससे आप वो पे कर पाए। क्लियर? तो वो एक सॉल्वेंसी रेशियो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास सॉल्वेंसी नहीं है तो प्रॉब्लम है। जैसे मैं एक बात बताऊं, डायरेक्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन जब लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था, एआई, कौन सा था वो नाम मैं भूल गया, एआई जी, ये मैं नाम भूल गया, एनीवन कैन टेल मी? रिमेंबर, जस्ट टाइप यस इन द चैट। उस टाइम पे कुछ यूएस की इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनको जो क्लेम पे करना पड़ा वो उनके नेटवर्क से ज्यादा था। इफ यू रिमेम्बर, जस्ट यस इन द, मुझे पता नहीं एआईजीए था या कौन सा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसके वजह से वहां वो इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट हुई। तो सॉल्वेंसी रेशियो प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को देखते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, जैसे मैंने बोला, वीएनबी मार्जिन जो आपका अच्छा होना चाहिए, ये वैल्यू ऑफ नो, ये मार्जिन अच्छा होना चाहिए। तो वो कितना होना चाहिए? 24 से 28%। फिर एनुअल प्रीमियम ग्रोथ, इक्विवेलेंट ग्रोथ, वो 12 से 18% होना चाहिए। परसिस्टेंट रेशियो, परसिस्टेंसी रेशियो यानी ये रहा 16 मंथ्स एंड 13 मंथ्स का, वो 60 मंथ्स का 60% से अबाव है। एम्बेडेड वैल्यू, उसमें रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू 13% से ज्यादा है, तो वो एक अच्छा है। एम्बेडेड वैल्यू यानी ये हो गया आपका। और सॉल्वेंसी रेशियो 1.8 टाइम्स अगर ये होता है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाएगी। हाँ, एआईजी था ना? ओके, तो ये कीप इन माइंड when you are talking about insurance companies. Till now clear guys? Then just type C for clear in the chat box. मैंने वो मैट्रिक्स ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में डाल दी है। ओके, अभी हम लोग दूसरा एक लेंगे, वो है, कौन सा लेंगे? हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अभी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, चलिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस, आपको पता है कि कोरोना के टाइम बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, तो उसके वजह से क्या हो रहा है वो थोड़ा, उसके वजह से आप देखो कि तब इन सब कंपनीज को बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी क्या होगा वो थोड़ा देखते हैं। तो चलिए, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या रेशियोज है जो आपको ध्यान में देने हैं, मैं आपको दे देता हूं, तो उससे आपको ज्यादा एंड में फिर हम लोग बात भी करेंगे कौन सी कंपनी अच्छी है, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो भी हम लोग थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी बात करेंगे। ठीक है, यू गॉट दिस पॉइंट गाइस? पॉइंट्स मिल गए? देन जस्ट हैव यस इन द चैट बॉक्स, वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। चले, तो हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहला जो आपको देखना है वो है क्लेम रेशियो। भाई क्लेम रेशियो कैसा है कि भाई किस तरह से क्लेम रेशियो आ रहा है। और क्लेम क्या होता है कि कुछ नहीं, अगर आपको कोई लॉस होता है और आपने इंश्योरेंस लिया है तो आप क्लेम करते हो। ठीक है, तो वो सिंपल टर्म्स में क्लेम रेशियो होता है। अब क्लेम रेशियो जो होता है उसका भी एक रेशियो होता है कि वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जैसे आपने कंपनी के लिए कैसा है कि जैसे मैंने 100 रुपीज का प्रीमियम लिया है। ओके, 100 रुपीज का प्रीमियम आया है और उसके सामने 70 रुपीज का क्लेम आया है, तो उसको 70% क्लेम रेशियो कहते हैं। क्लेम रेशियो जितना कम उतना प्रॉफिट आपको ज्यादा है। ठीक है, और तो 65 to 75 के परसेंट के बीच में अगर क्लेम रेशियो रहता है तो कंपनी के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि 20-25 रुपए इनके कुछ अदर एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, तो अगर अदर एक्सपेंसेस ज्यादा हुए और क्लेम रेशियो भी ज्यादा है तो ये लॉस में जाएगी। अभी ये सब आप देखो, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ तिजोरी से मिलेगी, अगर यहाँ से नहीं मिलती तो आपको फिर एनुअल रिपोर्ट देखना पड़ेगा, क्वार्टरली रिजल्ट या आईआरडीए रिपोर्ट, वहां से आपको ये सब डिटेल्स मिल सकती है। लेकिन क्लेम रेशियो कुछ 65 to 75% के बीच में होनी चाहिए। दूसरा एक आता है कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो क्या होता है? कंबाइंड रेशियो यानी आपका जो क्लेम रेशियो तो है, प्लस जैसे मैंने बोला ना कुछ एक्सपेंस भी होंगे आपके। ठीक है, तो जैसे यहाँ ये रहा, यहाँ आप देखिए ना तो कंबाइंड रेशियो आता है।
तो कंबाइंड रेशियो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू इंडिया का 139 है, जनरल इंश्योरेंस का 109 है, आईसीआईसीआई का 105 है, स्टार हेल्थ का 103 है। तो कंबाइंड रेशियो यानी क्लेम रेशियो प्लस एक्सपेंसेस। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि यार 109%, तो 100% प्रीमियम हुआ, तो कंपनी लॉस में जाएगी, जस्ट ए वाई फॉर यस। करेक्ट, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि भाई अगर आपका कंबाइंड रेशियो, आपका जो क्लेम है प्लस एक्सपेंसेस अगर 100% से ज्यादा है, यानी आपने तो कमाई से ज्यादा तो खर्चा हो गया। करेक्ट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या होता है, देखो कंबाइंड रेशियो है ना, 100% से नीचे हो तो अच्छा है। अब आप बोलोगे 100 में भी लॉस है ना, नहीं, देखो आपके वो क्या होता है कि आपको प्रीमियम आज मिलता है, जैसे आपने प्रीमियम मिला, लेकिन जो क्लेम आया उसका 2 साल बाद, 1 साल बाद, कभी कभी तो आपको क्लेम ही नहीं आया, सालों साल क्लेम नहीं आया। जैसे कितनी बार होता है ना कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है लेकिन आप क्लेम ही नहीं करे, पीछे 15 साल से हेल्थ इंश्योरेंस पे करे लेकिन क्लेम नहीं आ रहा है, आपको कभी हॉस्पिटलाइज ही नहीं हुआ है। तो उसके बीच में आपका पैसा जो आपने इंश्योरेंस को दिया है वो क्या पड़ा रहेगा? नहीं, वो कहीं इन्वेस्ट होगा, कोई एफडी में इन्वेस्ट होगा, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होगा, कोई आरबीआई बॉन्ड्स में होगा, तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो जो आप इंटरेस्ट मिलता है उसे कहते हैं फ्लोट। तो समझ लो वो फ्लोट है। तो उससे जो इंटरेस्ट मिलता है प्लस आपका प्रीमियम है, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि आर यू गेटिंग में, 2-3 साल में 4 साल में वो ऑलरेडी 30-40% कमा चुके हैं। अगर वो फिर 110 120 जाता है तो भी आप वो कमा लेंगे। गॉट इट, देन जस्ट लाइक जी फॉर गॉट इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। इवन दो आपका दिख रहा है यहाँ कि भाई एक्सपेंस रेशियो आपका कंबाइंड रेशियो बड़ा है, तो भी आप क्यों लॉस में नहीं जा रहे हो? क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिले। करेक्ट। तो जैसे 100 रुपीज समझ लो, आपका 100 रुपीज कंबाइंड रेशियो हुआ, लेकिन वो बंदे ने क्या किया, प्रीमियम कहीं पे किया, तो वहां से समझ लो 2 साल में 110 120 कमा लिया है, 10 कमा ले, तो 110 के सामने 100 कंबाइंड रेशियो, तो भी वो 10 कमाएगा। यश, शिव, नंदिनी, शैलेंद्र, सतीश, गॉट इट। तो ये चीज है, इंश्योरेंस कंपनीज में फ्लोट का बहुत फायदा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग बात करें वॉरेन बफेट, वॉरेन बफेट की भी इंश्योरेंस कंपनी है। करेक्ट। तो बर्कशायर हैथवे वो क्या है, वो इंश्योरेंस कंपनी है। तो जो उनको प्रीमियम मिलता है वो उनका एक तरह से फंड हुआ, और वहां वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से वो कमाते हैं। फिर जब 2 साल 3 साल 5 साल में या कभी भी आता है तो उसको पे करते हैं, और बीच का जो इंटरेस्ट जो मिलता है एक्सपेंस बात करके, वो उनका फायदा है। सो दैट इज व्हाट दे आर गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ दिस। सुशांत, विच इज द बेस्ट इंश्योरेंस का भी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो ये कंबाइंड रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरा जो मैंने आपको पॉइंट बोला था, तो कंबाइंड रेशियो अगर 100% से नीचे है तो अच्छा है। दूसरा है GWP ग्रोथ। अभी वो क्या है, GW यानी पी यानी ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम ग्रोथ, यानी आपका प्रीमियम का ग्रोथ कितना हो रहा है, इज एज सिंपल एज दैट। तो वो 15 से अगर 25% के बीच में वो प्रीमियम ग्रोथ, यानी सेल्स कितना बढ़ रहा है, इन शॉर्ट वैसे ही हुआ। तो सेल्स कितना बढ़ रहा है, तो वो 15 से 20% से ग्रो हो रहा है, तो बहुत अच्छा है, दैट इज अ गुड थिंग। और एक पॉइंट जो आपको मैंने जो मैट्रिक्स में दिया है वो है रिन्यूअल रेशियो, यानी किसी ने आपसे हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, फिर वो रिन्यू कब करता है कि नहीं करता है। यानी वो ये जो मैंने आपको परसिस्टेंसी रेशियो जो बोला था ना, यहाँ रिन्यूअल रेशियो, जैसे मैंने क्या बोला कि लाइफ इंश्योरेंस के अलग पैरामीटर्स यानी नाम होते हैं, पैरामीटर्स के, हेल्थ के अलग होते हैं, लेकिन वो, तो रिन्यूअल रेशियो भी आपको अगर सिंपल टर्म्स में 85% से रिन्यूअल होता है तो एक तरह से अच्छा है। ठीक है। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या हुआ कि भाई अदर देन क्लेम रेशियो। तो कंबाइंड रेशियो में मैंने आपको बोला था कि जो आपका टोटल क्लेम रेशियो है, क्लेम प्लस एक्सपेंस, एक्सपेंसेस में क्या हुआ, आपका कमीशन आ गया, आपका मार्केटिंग आ गया, आपके ऑपरेशन कॉस्ट आ गए, उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो।
एक्सपेंस रेशियो आपका 25 से 30% से नीचे हो। तो अगर क्लेम रेशियो 70% है और एक्सपेंस रेशियो 30% है, तो आपका 100 टोटल कंबाइन रेशियो हुआ, और आप 100 प्रीमियम ले रहे हो, पर लेकिन उसका जो इंटरेस्ट हुआ वो आप कमा रहे हो। इन शॉर्ट, मोटा मोटी ये ध्यान रखो, एग्जैक्ट कभी ऐसा जाता नहीं है, लेकिन आपको बस मैं ध्यान बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो अभी ये चीज आपको इस तरह से देख, तो यहाँ भी आपको देखो, ये रिस्क रेटेन, ये फ्लोट जैसे मैंने बोला था ना, ये फ्लोट क्या है, फ्लोट क्या है, फ्लोट है वो इंटरेस्ट। ओके, जो मैंने आपको बोला था वो एक्स्ट्रा कमाते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें और डीप में आप जा सकते हो, अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। आपको मैं वापिस ये हेल्थ इंश्योरेंस के मैं मैट्रिक्स आपको बताऊं जो आपको ध्यान में रखने हैं। गाइज, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जस्ट है वी फॉर वैल्यू, कुछ नया सीख रहे होगे आप, आपने आई थिंक ये कुछ कभी देखा नहीं होगा, कभी भी सुना नहीं होगा। तो ये चीज क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आई टेल यू, वन ऑफ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सेक्टर टू वैल्यू इट, टू अंडरस्टैंड इट। रीजन में, क्योंकि क्या है कि ये सिंपल टर्म्स में नहीं होते, इसमें एन्यूनिटी होती है, इसमें यूलिप होता है, इसमें एक्चुअली आपने सुना है, जो नंबर वन प्रोफेशन है, कोई एक्चुअली बनता है, जस्ट लाइक वाइफ यस, अगर आपने सुना हो तो वो बहुत चार्ज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूएशन जो हम लोग जो अभी बातें करें वो पूरा फोरकास्टिंग करता है कि भाई इतना रखना चाहिए, इतना प्रीमियम चार्ज करो, इसमें इतना प्रीमियम, वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है कि आगे जाके इतना क्लेम आ सकता है। बहुत ही टफ कोर्स है क्रैक करने का, अगर आप वो कर पाओ ना, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अगर आपके बच्चों को करना है तो एक्चुअल बनाना, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस कभी डाई नहीं होने वाला है। ठीक है। लेकिन उसको उसका मैथ्स अच्छा नहीं होना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी ये वो, लेकिन हाँ, बहुत ही शानदार प्रोफेशन है। अगर बहुत ही कम लोग को मिलता है वो लाइसेंस, बहुत ही कम लोग को मिलता है। और ये सब वो डिसाइड करते हैं कि भाई जैसे कोई नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट ला रहे हो तो कितना प्रीमियम चार्ज करना चाहिए, फिर कितना क्लेम आ सकता है, ऐसे लेके सब कुछ। ओके। तो ये था हेल्थ इंश्योरेंस। अभी थोड़ा जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं। ठीक है। तो जनरल इंश्योरेंस के लिए भी कुछ पॉइंटर्स है जो मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ। 1 मिनट अभी से दे दूँ तो आपको पता चले। जस्ट अ मिनट। सो जनरल इंश्योरेंस में जैसे व्हीकल इंश्योरेंस हो गया आपका, साइबर इंश्योरेंस हो गया, या आपका कह सकते हैं ना कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नॉर्मली इंश्योरेंस करते हो अदर देन हेल्थ एंड लाइफ। ये रहा, मिल गया आपको, देन जस्ट हैव वाइफ यस। ओके। तो ये है जनरल इंश्योरेंस। इसमें भी कुछ पॉइंट जो ऑलरेडी आपको पता है, मैं आपको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंटर्स आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। तो पहला तो है क्या है, कंबाइन रेशियो। ओके, कंबाइन रेशियो क्या हुआ, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि आपका जो क्लेम रेशियो है प्लस एक्सपेंस रेशियो, उसे कंबाइंड रेशियो कहते हैं। तो उसमें हमें पता है कि कितना रखना है, 95 to 700%। तो वो क्या फ्लोट से कमा सकते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया लॉस रेशियो। लॉस रेशियो कितना है, यानी वो ही हुआ क्लेम रेशियो, इसमें लॉस रेशियो कहते हैं। वो भी यानी कोई व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया तो लॉस हो गया तो क्लेम आता है। तो क्लेम रेशियो जो होता है वो ऑलमोस्ट आपका 70% से नीचे हो तो वो अच्छा है, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक्सपेंस रेशियो तो ऑलरेडी है जो आपको पे करना होता है। ओके। तो वो होता है लॉस रेशियो। दूसरा है जीडीपीआई रेशियो, यानी ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम। इन शॉर्ट आपका सेल्स। हर एक का देखा ना, पर नाम अलग अलग है। जैसे हम लोग जनरल इंश्योरेंस में बोलते हैं कि जैसे आप जो व्हीकल का इंश्योरेंस लेते हो या ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हो एंड ऑल दैट, तो जो प्रीमियम आपको आता है, ओके, वो प्रीमियम को आप बोलते हैं दिस वन, क्या बोला मैंने, सेल्स सेल्स ग्रोथ होते हैं ना, वैसे प्रीमियम ग्रोथ बोलते हैं। तो वो आपको जीडीपीआई ग्रोथ से आपको पता चलेगा। वो 10 से 15% अगर जनरल इंश्योरेंस का हो तो वो अच्छा है। तीसरा आ गया कैट। अब बोलेंगे कैट क्या है, बिल्ली? नहीं, ये बिल्ली नहीं है। कैट लॉसेस यानी कैटोस्ट्रॉफी लॉसेस, यानी
बाढ़ आ गई, बिल्डिंग जल गई, साइबर अटैक हो गया, ओके, या तो आपने, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडिगो में हुआ ना, 2000 फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब जिसने ट्रैवल इंश्योरेंस लेके बैठा होगा वो कमा लिया होगा, एग्री और नॉट, देन जस्ट बिफोर एग्री कि वही फ्लाइट कैंसिल हो गई, भी पैसे दो मेरे। ओके, तो ये हो गया बड़ा लॉस, ऐसे आ जाता है एक साथ, कंपनी को फटका पड़ेगा। अब एक साथ 2000, अब तो सबने तो लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी, ये लिया नहीं होगा ट्रैवल इंश्योरेंस, लेकिन जिसने भी लिया होगा उसको फायदा है। या तो फिर बाढ़ आ गई, तो फिर नो, एट द एंड ऑफ द डे वहां भी प्रॉब्लम हुई, तो इसे कहते हैं कैटलेस, यानी फ्लो फ्लड साइक्लोन्स हैवी रेनफॉल और उनके वजह से। तो वो भी अगर आपका लोअर्स रहा तो अच्छा है, क्योंकि अगर वो बढ़ गया, जैसे ये जो कोविड हुआ था, तो वो अनो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया, तो उसका लॉस बड़ा होता है। या तो जब टाइटेनिक डूब गई थी, तो टाइटेनिक डूब गई, तब उसका जो इंश्योरेंस लिया था वो कंपनियां भी डूब गई इतना बड़ा लॉस हुआ था। सो वो है कैटोस्ट्रोफिक लॉस। और पांचवा है आपका इन्वेस्टमेंट यील्ड, यानी जो प्रीमियम जो आप लेते हैं वो, यानी वो ही हुआ बेसिकली फ्लोट। ओके, नाम अलग है। तो जितना आपको प्रीमियम मिल रहा है वो कहीं आप और इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट यील्ड। वो भी स्टेबल होना चाहिए, वो अगर आपका स्टेबल है तो अच्छा है। सो बेसिकली जैसे मैंने बोला, ये कंबाइंड रेशियो, फिर लॉस रेशियो, जीडीपीआई रेशियो, और मैंने उसको सभी आपको मैट्रिक्स दे, मैं एक काम करता हूँ, एक साथ तीनों दे देता हूँ तो आप इसको कॉपी कर सकें। ओके, अभी हम लोग बात करें कंपनी वाइज, टिल नाउ क्लियर गाइस? ओके, क्लियर, देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। ओके, यू आर गेटिंग नॉलेज और नॉट, देन जस्ट टाइप के फॉर नॉलेज इन द चैट बॉक्स। ओके, के फॉर नॉलेज। क्योंकि देखो ये आई नो थोड़ा ये आधा घंटा आपको बहुत टेक्निकल लगा होगा, लेकिन ये समझना बहुत ही जरूरी है जब भी आप कोई इंश्योरेंस कंपनी देखते हो। अभी हम लोग बात करते हैं तो क्या लग रहा है, अब कौन सी कंपनियां चलेगी, लाइफ चलेगी, जनरल चलेगी, हेल्थ चलेगी, किस तरह की कंपनियां अभी चलेगी। तो यहाँ आपको देखना चाहिए कि ओवरऑल कुछ कुछ में आपको गवर्नमेंट के रूल्स है या ये सब है वो भी थोड़ा हमें डिस्कस करना चाहिए यहाँ, क्योंकि इम्पैक्ट आता है। जैसे अभी जो जीएसटी का डीरेगुलेशन हुआ, जीएसटी का, तो उसमें क्या हुआ, जो प्रीमियम पे जो जीएसटी लग रहा था वो हटा दिया आपके लाइफ में, हेल्थ में, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में नहीं लगा, नहीं आता है। व्हीकल लोन और उसमें जीएसटी अभी भी लग रहा है। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है या हेल्थ है उनको उसका जो कहते हैं ना कि आईटीसी लेना है, ओके, टैक्स क्रेडिट लेना है, इनवर्ट टैक्स क्रेडिट, वो नहीं होता है जीएसटी का। तो वहां कंपनी उसको एक दो क्वार्टर थोड़ा लॉस होगा, बाद में स्टेबलाइज हो जाएगा। वो सितंबर 22 से लागू हो गया। लेकिन इसमें भी कुछ राइडर्स है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में जो ग्रुप इंश्योरेंस एंड ऑल दैट, नो, वहाँ जीएसटी अभी भी लग रहा है। तो कुछ कुछ जगह इंडिविजुअल लेवल पे हटा दिया है, लेकिन उस लेवल पे अभी भी है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि आप बोलोगे तपन तो आईटी से क्रेडिट नहीं होगा तो इससे क्या कंपनियों को बड़ा लॉस होगा आगे, लेकिन नहीं, कंपनियां नो अपना अकॉर्डिंगली एकोमोडेट कर देगी, और प्लस कहीं ना कहीं वो प्रीमियम बढ़ा सकती है। ठीक है, अभी जैसे 18% जीएसटी हट गया, तो ऐसा नहीं कि आपका प्रीमियम जो है 18% से कम हो गया, नहीं, कहीं ना कहीं 2-3% बढ़ा के जो इनको लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो लोग सेट ऑफ कर देंगे, और वो हमने हेल्थ इंश्योरेंस उन सब में देखा है। लेकिन ओवरऑल इससे फायदा क्या होगा कि आगे जाके इंश्योरेंस का ग्रोथ अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपका ओवरऑल प्रीमियम नीचे आ गया, तो वो उस तरह से सबको बेनिफिट रहेगा। दूसरा, आपको पता है कि एटीसी में जो नया टैक्स रिजीम है, इनकम टैक्स के हिसाब से नए टैक्स रिजीम में एटीसी का बेनिफिट लाइफ और हेल्थ से सबसे हट गया है, और आगे जाके नया रिजीम रहेगा, तो वो भी थोड़ा इम्पेक्ट है, लेकिन आई थिंक वो भी सेट ऑफ हो जाएगा। देखो ये सब पॉलिसी ट्रिकर है, पॉलिसी में चेंजेस आए उसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आता है, लेकिन इतना भी नहीं कि कंपनियां लॉस करने लगेगी या कंपनी की डिमांड नहीं रहेगी।
आगे जाके डिमांड है। हम लोग अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है, अभी भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम लोग 8 to 9% ऑफ पॉपुलेशन ने लाइफ इंश्योरेंस लिया, या हेल्थ इंश्योरेंस तो यार 4 या 5% ने लिया होगा। जबकि वर्ल्ड ओवर आप देखो तो बहुत हाई है। जैसे मैं दुबई था, तो दुबई में कंपलसरी था, यूएस में भी कंपलसरी है, वहाँ 98-100% इंश्योरेंस होता है, यहाँ हमारा नहीं है। क्योंकि पब्लिक ही इतनी बड़ी है तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड। तो आगे जाके ग्रोथ है, लेकिन जरूरी नहीं है सभी ग्रोथ करेंगे। ठीक है। तो जो भी आईटीसी, जो भी ये प्रीमियम से जीएसटी आता है वो बेनिफिशियरी ओवर लॉन्ग टर्म। इनकम टैक्स में जो एग्जम्पशन हट गया उससे भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। और अगर देखें तो लाइफ इंश्योरेंस एंड ऑल दैट अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही बढ़ रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस की स्पीड कंपेयर टू लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा है, क्योंकि ये कोविड के बाद सडनली लोगों को लगा कि भाई ये लेना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसमें जो डेथ हुई है, करेक्ट। लेकिन वो कोविड के टाइम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो इंडिया जिन्होंने लिया तो उनको फायदा हुआ। तो अभी आप देखिए तो हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बहुत ही बढ़ गई है, और उसके वजह से हॉस्पिटल्स को भी फायदा हो रहा है कि आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है तो आप वो नी रिप्लेसमेंट करा दे, या आई रिप्लेसमेंट, जो आई का ऑपरेशन करा दे, या जो भी है, तो उनको फायदा हो रहा है। ओके। तो काफी हद तक दोनों की डिमांड रहेगी। जनरल इंश्योरेंस व्हीकल बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी आप देखो तो इस टाइप का इस बार का ऑटोमोबाइल सेल्स कैसा रहा, जबरदस्त रहा है। ठीक है। तो सभी व्हीकल के साथ आपका इंश्योरेंस कंपलसरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। तो जितने व्हीकल ज्यादा उतना इंश्योरेंस ज्यादा है। आजकल तो अभी घर के, फायर के, ट्रैवल इंश्योरेंस भी लोग लेने लगे हैं, क्योंकि ये जिस तरह का इंडिगो का सिचुएशन हुआ, आगे जाके कुछ होता है तो ये उसे कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई, और कुछ फ्लाइट कैंसिल हो गई, होटल कैंसिल हो गई, वॉट एवर इट इज, तो वो भी बेनिफिट है। तो इस तरह से इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत रहेगा। आप पूछोगे तपन क्या लग रहा है, लाइफ बढ़ेगा या जनरल बढ़ेगा, हेल्थ बढ़ेगा? चलो मैं आपको पूछूं, आपके हिसाब से क्या बढ़ेगा? एल फॉर लाइफ लिखो, एच फॉर हेल्थ लिखो, जी फॉर जनरल लिखो, टाइप इन द चैट बॉक्स। चले मैं आपको पूछूं, आपके हिसाब से एल बढ़ेगा, एच बढ़ेगा, या जनरल इंश्योरेंस ज्यादा बढ़ेगा, जी बढ़ेगा? ग्रोथ, ग्रोथ में बोल रहा हूँ, ग्रोथ। आई थिंक मोस्टली सभी ने सही, सभी ने 90% लोगों ने बोला हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस, एंड यू आर राइट। हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस ज्यादा बढ़े, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो आजकल एक एक मेडिकल एक्सपेंसेस देखिए क्या जबरदस्त एक्सपेंसेस है। प्लस इनका जो प्रीमियम होता है वो रीजनेबल होता है। ठीक है। और इसमें कोई भी बंदा ले सकता है। प्लस जनरल इंश्योरेंस भी आजकल कंपलसरी हो गया ना, कंपलसरी। यानी आप व्हीकल लोगे तो लेना ही है, लाइफ कंपलसरी नहीं है, हेल्थ कंपलसरी नहीं है, लेकिन जनरल तो कंपलसरी है। आप व्हीकल लोगे तो आपको इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट लेना है, उसके बिना तो कोई मेमो आ जाएगा आपके घर में। तो इवन आई डू एग्री, यू गाइस आर राइट। मुझे भी लग रहा है कि जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा पड़ेगा। अगर आप रिटर्न की देखिए कि भाई एक सब स्टॉक्स की बात करें तो किसने रिटर्न ज्यादा दिया है, तो आप पिछले साल में देखें, अब एक साल से लाइफ थोड़ा ऊपर है, लेकिन ओवर द इयर्स जनरल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस हैज गिवन अ गुड रिटर्न कंपैरेटिवली। जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की मैं बात करूं, या न्यू इंडिया इंश्योरेंस एंड ऑल दैट। लेकिन लाइफ एक ऐसी चीज है जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है। हेल्थ का और जनरल का ऐसा है, लाइफ का ऐसा थोड़ा है, कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा है। तो अगर आप बोलोगे कि 13-15%, तो उसमें लाइफ कंटिन्यूअसली ठीक ठाक कर रहा है। एसबीआई ले लो, एचडीएफसी ले लो, लेकिन एक्सलेंट रिजल्ट नहीं दिया। एक मैक्स फाइनेंशियल ने अच्छा रिजल्ट दिया है, लेकिन मैक्स फाइनेंशियल भी काफी हद तक बाकी सब चीजें भी उसमें आ जाती है, इसलिए। सो इंश्योरेंस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगेन जो मैं वापस बोल रहा हूँ गाइज, ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं वापस बता रहा हूँ कि हम लोग जो रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे वेबसाइट में होता है। ठीक है। और अकॉर्डिंगली ही आप प्लीज प्लीज खुद का रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है, मेरे बोलने पे मत कीजिएगा। एज सिंपल एज दैट।
ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल और हेल्थ बढ़ेगा, लाइफ ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, वो आगे करता रहेगा। अभी इंश्योरेंस कंपनी कुछ ही है लाइफ में, आपको पता है HDFC, ICICI है, SBI है, मैक्स है। लेकिन ये सभी तीनों कंपनी, SBI थोड़ा अच्छा कर रहा है। SBI क्यों अच्छा कर रहा है? क्योंकि जिसका लाइफ इंश्योरेंस में एक चीज मैंने नोट की है कि जिसका बैंक इंश्योरेंस अच्छा होता है ना, वो अच्छा। बैंक इंश्योरेंस क्या हुआ कि जो बैंक से भी पॉलिसी बेच रहा है उनका नॉर्मली परफॉर्मेंस अच्छा है उनकी बैंक से। तो इसलिए SBI बहुत अच्छा है। SBI बहुत ही आगे, क्योंकि इनकी ब्रांचेस ज्यादा है, ओके, और नेटवर्क ज्यादा है। तो SBI HDFC से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ICICI से। तो जनरल इंश्योरेंस में ICICI लोम्बार्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है कंपैरेटिवली। अभी वो नीवा बुपा आए हैं, फिर एक गो डिजिट आया है। लेकिन इन सब में ना वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा टफ है, तो वो थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में दूसरा एक स्टार हेल्थ है, लेकिन समहाउ इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म। हाँ, वो बहुत ही फेमस रहा है, राकेश झुनझुनवाला का खुद का इन्वेस्टमेंट, लेकिन उस तरह का रिजल्ट नहीं दिया जिस तरह से सोच रहे थे। हेल्थ इंश्योरेंस में प्रॉब्लम क्या होती है कि एक महामारी आती है ना, जैसे एक बड़ी, जैसे कोरोना आ गया, और हर 5 6 एक 10 साल में ना एक ऐसी कैलेमिटी बोल सकते हैं या मेडिकल इमरजेंसी बोल दे, ऐसी आती ना जिसके वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। जनरल इंश्योरेंस में नो एक स्टेडी ग्रोथ मैंने देखा है ओवर द टाइम। तो उस तरह से आप थोड़ा ध्यान में रखिए। बाकी इंश्योरेंस में नो इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि स्टेडी ग्रोथ के लिए, और कंपनियां अच्छी है। लेकिन बस वही है कि ये जो मैंने पॉइंटर्स आपको दिए ना, वो अगर आप ध्यान रख के अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, आई थिंक नो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हम भी देखते हैं जब भी मैं और मेरी रिसर्च टीम, दे आर ऑल्सो कंसिडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और नो, दे आर सेबी रजिस्टर्ड। तो हम लोग जब भी देखते हैं ये बहुत ही ध्यान से देखते हैं, क्योंकि एक तो बिजनेस टफ है इवेल्युएट करना, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी टफ है। इंश्योरेंस मैंने आपको कितनी सारी टर्मिनोलॉजी याद बताई। नॉर्मली मुझे ये जो सेशन हम लोग करते हैं, नॉर्मली इतनी बताता नहीं हूँ मैं। क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि ये बिजनेस ही अलग है, और काफी हद तक नो मार्केट डायनामिक्स पे, यानी कोई कैलेमिटी आ गई या ये वो आ गया, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है। तो थोड़ा टफ है, लेकिन कंसिस्टेंट है इनको इनमें। लेकिन इसमें ना पॉलिसी के चेंजेस का भी इम्पैक्ट अच्छा खासा आता है। जैसे सडनली कुछ बजट में आ गया भाई, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, या तो GST का आ गया, तो वो पॉलिसी के चेंजेस पे भी बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। और तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? आपको नॉलेज मिला कि नहीं? यस, व्हाट यू लर्न टुडे? Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.